तीनों भी सीजर्स है। ये जो है प्लेन सीजर, जिसे स्पेसिफिकली अगर हम आई केस में यूज़ करते तो आई सीजर कहते हैं। ये आई सीजर करके नहीं है, मगर वहाँ पर यूज़ की जाती है, इसलिए इसका नाम जो दिया गया है वो आई सीजर इसलिए यूज़ की जाती है। कोई भी जो बिगर साइज टिश्यूज़ है उसको कट करने के लिए, या फिर जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी में ब्रिडल सुचर लिया जाता है, उसे कट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये सीजर मल्टीपल जगह पे यूज़ की जाती है। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी करने से पहले हमें आईलैशेस को ट्रिम करना है, ऐसे वक्त भी ये सीजर यूज़ की जाती है। कैसे यूज़ की जाती है? यहाँ पर ऑइंटमेंट लगा देते हैं, आई ऑइंटमेंट, और उसके बाद में लैशेस को ट्रिम करते हैं। यहाँ पर ऑइंटमेंट क्यों लगाते हैं? इन्फेक्शन। अगर समझो जब हम ट्रिमिंग करते हैं तो फाइन जो स्टम्प्स रहते हैं वो आंखों में जा सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इंजरी भी हो सकती है, या फिर वो एज अ फॉरेन बॉडी करके एक्ट कर सकते हैं। तो ऑइंटमेंट लगाने के कारण यहीं पे चिपक जाते, इजीली हम उसे वॉश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सीज़र है ये है कंजंक्टिवल सीज़र। थोड़े से ब्लेड इसके बड़े साइज़ के दिखते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्नियल सीज़र। दूसरी जो सीज़र होती है वो हमारे यहाँ नहीं है, कॉर्नियल सीज़र होती है। तो इसका यूज़ जो है वो मल्टीपल सर्जरीज में किया जाता है। एग्जाम्पल, टेरिजम सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी। तो ऐसे इंट्राओक्यूलर सर्जरी या फिर एक्स्ट्राओक्यूलर सर्जरीज में इसका यूज़ किया जाता है। करते हैं तो कंजंक्टिवल फ्लैप फॉर्मेशन जो रहता है उस वक्त किया जाता है अंडरमाइनिंग करने के लिए, कंजंक्टिवा कट करने के लिए। अगर हम क्लियर कॉर्नियल इंसिजन लेते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल जो मेथड होती है कैटरेक्ट सर्जरी की, तो उसमें कॉर्निया डायरेक्टली कट किया जाता है, कन्वेंशनल मेथड कहते हैं उसे। तो उस समय कॉर्निया को कट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। दूसरी कॉर्नियल सीजर से स्पेसिफिक होती है, मगर ये भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी दूसरे जो है टेरिजम के समय उसकी जो बॉडी रहती है वो कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्क्विंट सर्जरी के समय अगर हम मसल कुछ कट करने, वहाँ पर भी इसका यूज़ हो सकता है। तो ये मल्टीपल जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये सीज़र है वानस सीज़र। इसके ब्लेड जो है वो टिप आपको ऐसा ब्लंट नहीं दिखेगा, यानी शार्प भी नहीं है मगर ब्लंट नहीं है वो। इसमें यहाँ से एंगल दिखता है, तो ये एंगल्ड है, कुछ कर्ड भी आते हैं। तो वानस सीजर इसका यूज़ फाइन जहाँ पर हमें कटिंग करना है वहाँ के लिए, जैसे कि आइरिडेक्टोमी करते समय आइरिस हमने पुल की बाहर और उसको कट करना है, ऐसे समय कैप्सूल का टैग वहाँ पर कैप्सूलोटोमी के बाद में रह गया है, उस समय भी इसका यूज़ किया जाता है। तो फाइन कटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब कैटरेक्ट सर्जरी करते समय पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर हो जाती है, विट्रियस एंटीरियर चेंबर में आता है, ऐसे वक्त विट्रियस को सेटल करने के लिए जो भी ऊपर आया पोर्शन है वो कट करना पड़ता है। तो ऐसे समय विट्रेक्टोमी अगर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है तो इससे विट्रेक्टोमी परफॉर्म की जा सकती है। इस मेथड को कहते हैं ओपन स्काई विट्रेक्टोमी। तो इससे विट्रियस को कट कर देते हैं, क्योंकि वो जेली लाइक रहता है। जेली को हम अगर खींचेंगे तो वो लंबा लंबा होते जाएगा, बाहर आते जाएगा और बाहर आएगा विट्रियस। तो उसको अगर कट कर दिया, अंदर का विट्रियस जो है सेटल हो जाएगा, बाहर का हम निकाल दे सकते हैं। तो ये वानस सीजर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है नीडल होल्डर, यहाँ पर आपको शार्प एजेस नहीं दिखेंगे, ब्लेड्स जैसे नहीं है यहाँ पर। इसका यूज़ सुचरिंग करने के लिए होता है। बाकी जो आपने नीडल होल्डर देखे हुए बिगर साइज आपने देखे होंगे, ये एकदम फाइन है। आई के लिए जो सुचरिंग किया जाता है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 80 से लेकर 10 तक के सूचर जो वो यूज़ किए जाते हैं, प्रीफरेबली 10, जिसकी नीडल और थ्रेड काफ़ी फाइन होता है। तो ऐसे समय बिगर साइज अगर हम यूज़ करते हैं तो बेंट हो जाएगी वो नीडल। तो शार्प सुचरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? कंजंक्टिवा स्क्लेरा फॉर्मिया। यहाँ पर 10 नंबर के साथ में हम सुचरिंग कर सकते हैं। दोनों भी अप्रोक्सीमेटली सेम दिखते हैं, मगर ये शार्प है। इसका यूज़ इंसिजन लेने के लिए। क्या बोलते हैं इसका एक्चुअली स्पेसिफिक नाम जो इसका, तो साइड पोर्ट ब्लेड करके हम कह सकते हैं इसके। इसे एक्चुअली कैटरेक्ट नाइफ बोलते हैं, कैटरेक्ट नाइफ। तो जहाँ पर साइड पोर्ट लेना है वहाँ पर यूज़ किया जाता है आजकल, मगर डिस्पोजेबल आने की वजह से ये जनरली यूज़ नहीं करते। ये जो
आता है इंस्ट्रूमेंट आपको। ये फॉरेन बॉडी स्क्वाड है, फॉरेन बॉडी निकालने के लिए। कंजंक्टिवा कॉर्निया यहाँ पर अगर फॉरेन बॉडी है, सेम थोड़ा सा डिफरेंस वाला एक टुक्स नाइफ भी रहता है, TOO की टुक्स नाइफ। उसका यूज जो रहता है टेरिजियम जो कॉर्नियल लेयर्स में वहाँ पर एडजस्ट हुए हैं उसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि टेरिजियम कॉर्निया को इंक्रेज करते हुए वहाँ पर फॉरवर्ड ग्रो करता है, तो उसके सेपरेशन के लिए, यानी उसका जो हेड रहता है वो कॉर्निया में वहाँ पर इंक्रोच रहता है, तो वहाँ की सेपरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है टुक्स नाइफ। ये क्या है, मगर फॉरेन बॉडी स्पर्ट, कॉर्निया कंजंक्टिवा पे अगर फॉरेन बॉडी है तो उसे निकालने के लिए। सेम इसी तरह दिखता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है, दैट इज टुक्स नाइफ। तो कैटरेक्ट नाइफ, टुक्स नाइफ और ये फॉरेन बॉडी स्पर्ट। टुक्स नाइफ जो है हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सभी शलाका इंस्ट्रूमेंट में आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लेंस लूप या फिर इसे विक्टिस भी कहते हैं, लेंस लूप या विक्टिस। इसका यूज कैटरेक्ट सर्जरी करते समय न्यूक्लियस को जब हम एंटीरियर चेंबर में लाते हैं तो न्यूक्लियस डिलीवरी के लिए, यानी एंटीरियर चेंबर से न्यूक्लियस बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें इरिगेटिंग विक्टिस भी आता है जहाँ पर पोर्ट रहता है और ये हॉलो रहते हैं, और यहाँ पर फाइन ओपनिंग्स होते हैं जहाँ से इरिगेशन हम करने वाला फ्लूइड यहाँ से बाहर आता है। वो किस लिए यूज़ किया जाता है, जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट अगर एंटीरियर चेंबर में एंटर करते हैं उस वक्त एंटीरियर चेंबर के कंटेंट बाहर निकल जाते हैं, तो एंटीरियर चेंबर कोलैप्स होता है। ऐसे समय अगर यहीं से कंटिन्यू फ्लूइड आता रहेगा तो एंटीरियर चेंबर मेंटेन रहता है, क्योंकि कैप्सुलोटॉमी करने के बाद जब न्यूक्लियस हम एंटीरियर चेंबर में लाते हैं तो वहाँ पर फाइन पोस्टीरियर कैप्सूल रहती है, वो अगर एंटीरियरली आ जाएगी तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के टच की वजह से वो टीयर हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। ऐसे वक्त वो अगर वहाँ पर फ्लूइड रहता है तो ऐसे वक्त तो नीचे रहेगी फ्लूइड के प्रेशर की वजह से, वो वहाँ पर रप्चर नहीं होती। तो इरिगेशन विक्टिस जो रहता है वो भी वहाँ पर यूज़ किया जाता है न्यूक्लियस डिलीवरी के लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आइरिस रिपोजिटर कहते हैं इसे, इसका स्पेसिफिक नाम है दस्तूर आइरिस रिपोजिटर। वो याद नहीं है आपको, सिर्फ आइरिस रिपोजिटर। इसका यूज़ इंसिजन हम लेते हैं, सर्जरी करते हैं, उस वक्त आइरिस प्रोलैप्स होती है। आइरिस प्रोलैप्स होने का रीज़न क्या हो सकता है, एक तो इंसिजन अगर प्रॉपरली नहीं लिया गया तो इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा है, ऐसे वक्त भी आइरिस बाहर आ सकती है इंसिजन से। उसे रिपोजिशन करने के लिए ये थोड़ा सा फ्लैट है, शार्प नहीं है, जिसके कारण आइरिस इंजोर नहीं होती है। ये डबल एंडेड है, सिंगल एंडेड में मिलते हैं, यानी एक कभी कभी बेंड भी हो सकता है, कई बार इंस्ट्रूमेंट गिर जाता है तो वो बेंड हो जाता है, तो ऐसे वक्त वहाँ पर दूसरे साइड भी वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये बॉल पॉइंट कॉटरी, बॉल है पॉइंट है इसलिए उसे कॉटरी। टाइप है थर्मल कॉटरी, इलेक्ट्रिक कॉटरी, ये थर्मल कॉटरी। दूसरी आती है वेटफील्ड कॉटरी, वेटफील्ड कॉटरी, वो इलेक्ट्रिक पर चलती है। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, स्पिरिट लैम्प या फिर स्पिरिट गॉस पर इसे हीट किया जाता है, और उसके बाद जब हम कंजंक्टिवल फ्लैप फॉर्मेशन करते हैं या फिर दूसरे किसी प्रोसीजर में ब्लीडिंग वेसल्स को भी कॉटरी करना है, उस वक्त इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बॉल क्यों दिया गया है, ये हीट को एक्यूमुलेट कर लेता है और यहाँ पर सप्लाई करता है जहाँ पर हम कॉटरी कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, कॉटरी अगर जल्दी वो कूल हो जाएगी तो कॉटरी होगी नहीं। तो ऐसे ब्लीडिंग वेसल जो रहते हैं उन्हें कॉटरी करने के लिए कंटिन्यूस वहाँ पर सप्लाई होना चाहिए था, इसलिए बॉल दिया। कहाँ पर की जाती कॉटरी, अगर हम कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं तो लिम्बस से दूर की जाती है कॉटरी, लिम्बस के पास में नहीं, कॉर्निया इंजोर हो जाए ये चांसेस रहते हैं। ब्लड फ्लो कैसा रहता है, कॉर्निया की तरफ बाहर पेरिफेरल साइड से आता है, तो हम पेरिफेरल साइड में कॉटरी कर देते हैं ताकि वहाँ पर स्क्लेरल थिनिंग ना हो। अदरवाइज हमने अगर कॉटरी की तो वहाँ पर स्क्लेरल थिनिंग होने के चांसेस होते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है चैलेंजर क्लैम्प, इसका यूज़ चैलेंजर सर्जरी करते समय चैलेंजर को होल्ड करने के लिए किया जाता है। कैसे यूज़ करते हैं, अगर हम इसे कंजंक्टिवल साइड से सर्जरी के लिए यूज़ करना है तो प्लेट स्किन साइड, ये रिंग जो रहती है वो कंजंक्टिवल साइड, सेंट्रल में यहाँ पर चैलेंजर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ चैलेंजर। इसके भी साइज़ अलग आते हैं, स्मॉल, मीडियम साइज, बिगर साइज। स्क्रू को टाइट कर देते हैं। स्क्रू को टाइट करने के बाद में
चैलेजन फिक्स हो जाता है, यहाँ से प्रोट्रूड होता है, हम इसे बाहर की तरफ रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पर इंसिजन लिया जाता है, चैलेजन को इंसाइज करते हैं, यानी वहाँ पर अंदर की जो भी कंटेंट है वो निकालने के लिए वहाँ पर इंसिजन लेते हैं। उसके बाद प्यूरिटिंग प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पर ये रिंग प्लेट पर कॉम्प्रेस होती है, जिसके कारण पेरिफेरल साइड से आने वाले ब्लड वेसल कॉम्प्रेस होते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, ब्लीडिंग वहाँ पर नहीं होता है, या फिर सर्जिकल फील्ड ब्लडलेस रहता है। चैलेजन क्लैंप यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज है इट फिक्स द चैलेजियन, चैलेजियन को फिक्स कर देता है। लीड को अगर हम वैसे ही पकड़ के सर्जरी करने की कोशिश करेंगे हो नहीं सकेगी, ये फिक्सेस चैलेजियन। सेकंड, प्रोटेक्ट्स द ग्लोब, यहाँ पर जो पीछे की प्लेट है वो ग्लोब को प्रोटेक्ट करती है, इंसिजन अगर डीप भी चला गया तो आईबॉल का इंजरी नहीं होती है। नेक्स्ट जो है वो होता है ब्लीडिंग, वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, यानी ब्लीडिंग वहाँ पर नहीं होता है। कॉम्प्रेशन की वजह से सर्जिकल फील्ड ब्लडलेस रहता है, इसलिए सर्जरी करते समय हमें ईजी होता है। ब्लीडिंग करते रहते इससे स्टॉप करें, ब्लीडिंग जो हो रहा है इससे स्टॉप करते, कॉम्प्रेस कर। हाँ, ये रिंग वहाँ पर कॉम्प्रेस होगी ना, अब जैसे यहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा है, मैंने अगर यहाँ पर कॉम्प्रेस कर दिया तो आगे का ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो वहाँ पर कैसे ये सर्कुलर रिंग है, चैलेजन की तरफ जहाँ पर इंसिजन लेने वाले हैं, सर्कुलर साइड से आने वाले ब्लड फ्लो को, ब्लड वेसल्स को कॉम्प्रेस कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होता है। जब हम रिमूव कर देते हैं चैलेजन फोर्स से तो वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो हमें कॉम्प्रेशन देना पड़ता है। अभी ये सभी ये एक रह गया पंक्टम डायलेटर। पंक्टम डायलेटर का यूज़ पंक्टम को डायलेट करने के लिए किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ सेक्स रिंचिंग। तो इसका टिप जो रहता है वो ब्लंट होता है, शार्प बिल्कुल नहीं होता जिसके कारण इंजरी हो, अगर पॉइंटेड जैसा है। तो पंक्टम में ये इंसर्ट किया जाता है। कैसे इंसर्ट करते हैं, जैसे कि पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन पे लेट किया तो पंक्टम में वर्टिकली पहले इंसर्ट करते, रोटेटिंग मूवमेंट्स करते स्क्रू लाइक। कब तक करते, जब तक इसका टिप 1 to 2 मिलीमीटर तक इंसर्ट ना हो। उसके बाद में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ तो इसे इस तरह रोटेट किया जाता है, राइट हैंड में है तो इस तरह, यानी इस तरह नेजल साइड की तरफ इसका टिप है, यानी समझो पेशेंट ऐसे लेटा है, ये उसका राइट है, तो फर्स्ट प्रोसीजर हो जाने के बाद भी इधर, अगर इस यानी नेजल साइड हम उसे फिर से स्क्रू लाइक मूवमेंट कर सकें। इससे क्या होता है, पंक्टम जो रहता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैनुला के लिए इसके साथ अटैच होता है, यानी कैनुला के लिए जो रहती है इस तरह रहती है, तो हम उसे वाइड ओपन कर देते हैं। उसके बाद में सेक्स रिंचिंग करते हैं, जिसके कारण हमें पेटर्न की पता चलती है। अब ये सभी फोर्सेप है, ये है लिम्स फोर्सेप। लिम्स फोर्सेप, लिम्स फोर्सेप का यूज़ फाइन होल्डिंग के लिए, जैसे कि सर्जरी करते समय, इंसिजन लेते समय, या फिर कुछ एग्जामिनेशन करते समय हमें कंजंक्टिवा को होल्ड करना है, लिम्बस के पास में होल्ड करना है, किसी स्ट्रक्चर को सुचरिंग करते समय होल्ड करना है। तो ऐसे वक्त फाइन होल्डिंग के लिए, जिसके कारण वहाँ पर इंजरी ज़्यादा ना हो, ऐसे समय ये फाइन फोर्सेप यूज़ किया जाता है। तो इसका लिम्स फोर्सेप है, एक तरफ 2 टीथ, दूसरी तरफ 1 टीथ ऐसे होते हैं, जिसके कारण होल्डिंग प्रॉपर होता है। दूसरा इसी के लिए जो यूज़ किया जाता है, दिस इज ग्लोव फिक्सेशन फोर्सेप। यहाँ पर मल्टीपल टीथ आपको दिखेंगे, इसका यूज़ ग्लोव को फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये स्लिप हो सकता है। जो लिम्स फोर्सेप है उसमें टीथ कम होने के कारण वो स्लिप हो सकता है। जब कभी हमें कुछ प्रोसीजर करनी है जिसके लिए आईबॉल को रोटेट करना है या फिर आईबॉल पर्टिकुलर गेज में रखना है, ऐसे वक्त यहाँ पर इससे होल्ड किया जाता है। जनरली लिम्बस के पास में होल्ड करते हैं। कंजंक्टिवल अगर हम फ्रीली मूवेबल जहाँ पर वहाँ पर होल्ड करते हैं तो टीयर होने के भी चांसेस होते हैं, तो इससे सब कंजंक्टिवल हीमोरेज, टीयर ये हो सकता है। अभी ये जो फोर्सेप है ये है इंट्राओक्युलर लेंस होल्डिंग फोर्सेप, IOL होल्डिंग फोर्सेप। इसका यूज़ ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी इंट्राओक्युलर लेंस को इम्प्लांट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर होल्डिंग टीथ नहीं होता, प्लेन सरफेस है। यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेन है, जिसके कारण इंट्राओक्युलर लेंस पे टिपिंग नहीं होता है, गड्ढे नहीं पड़ते हैं। अदरवाइज टीथ रहेगा तो इंट्राओक्युलर लेंस पे गड्ढे पड़े जैसा होगा। तो ये प्लेन फोर्सेप रहता है, जिसके कारण वहाँ पर लेंस हम इम्प्लांट कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेज लेंस। तो ये फोर्सेप मैंने आपको बताया, ये यानी सभी
शलाका यंत्रम जिसे कहेंगे वो, और ये सीजर्स। ये डेस्नर्स लीड रिट्रैक्टर, डेस्नर्स लीड रिट्रैक्टर। इसका यूज लीड को रिट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि एग्जामिनेशन करना है, छोटा बच्चा है या फिर सर्जरी करते वक्त तो कि लीड को होल्ड करता है, उसको रिट्रैक्ट करके एग्जामिनेशन कर सकती है या प्रोसीजर कर सकती है। ये जो चैलेंजर सर्जरी करते समय क्यूरेटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, अंदर के कंटेंट जो भी है वो निकालने के लिए। चैलेंजर में जो प्रोसीजर की जाती है उसे क्या कहते हैं? इंसिजन एंड क्यूरेटिंग। तो इंसिजन लेने के बाद अंदर के जो कंटेंट है उसको क्यूरेटिंग करके निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चैलेंजर स्कूप कहते हैं। ये जो है मसल, ग्रीन मसल को जो एक्स्ट्राक्युलर मसल्स हैं उन्हें ड्यूरिंग स्क्विंट सर्जरी या फिर और किसी सर्जरी के वक्त अगर हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में गेजिंग मूव करना है या फिर मसल को हैंडलिंग करना है, ऐसे वक्त मसल को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये ग्रीन मसल होता है। दूसरा जो सिंपल होता है, जहाँ पर ये नॉच नहीं होता, जो सिंपल होता है उससे पहले मसल को कैच करके होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यहाँ से स्लिप नहीं होती है नॉच होने के कारण, इधर थोड़ा सा मूवमेंट हुआ ना तो उसके कारण होल्ड रहती है मसल, स्लिप नहीं होती। मगर ये अगर हम डायरेक्टली पहली बार इंसर्ट करते तो क्या होगा, मसल फाइब्रोसिस में एंगेज नहीं पाते, जिसके कारण वहाँ पर मसल प्रॉपरली होल्ड नहीं होती है। मसल होल्ड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। मगर पास करते समय यानी उसको अगर हमें पकड़ में लेना है जैसे, तो उसके लिए अलग रहता है मसल। ये ग्रीन मसल होल्डिंग के लिए, स्लिप ना होने के लिए यूज़ किया मसल। ये जो टाइप है सेम ऐसा रहता है, मगर यहाँ पर नॉचिंग नहीं होता है, तो दैट इज मसल। ये ग्रीन मसल, इसका यूज स्क्विंट सर्जरी में किया जाता है। पेशेंट देख के आता हूँ, अगर देर लगती है तो आप लोग